TDS, मतलब Combined Defense Services. मेरा नाम है शुभम बादशाह. आई लाइक टू वेलकम यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, अ वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म. देखो यार, मैं आपका बहुत ज्यादा मदद करने वाला हूँ. अभी मैं आपको रिटन एग्जाम, आपकी एसएसबी के बाद अगर आपको फाइटर पायलट बनना है तो एक एग्जाम होता है CBSS, उसके बारे में फिर मेडिकल एग्जाम, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तक की सारी जर्नी में आपको सीडीएस के थ्रू बताने वाला हूं. समझो, अगर मैं सीडीएस को कहूं तो सीडीएस एग्जाम 3 सीरीज में बटा हुआ है, 1, 2 एंड 3. तो तीनों स्टेजेस में आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा. इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भैया सीडीएस में एक्चुअल में होता क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है. ठीक है ना. मैं मतलब आपको सिलेबस, उसकी स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैं वो सब बता के चलूंगा. यूट्यूब चैनल, कौन कौन से यूट्यूब चैनल है जहां से आप फ्री में पढ़ सकते हो, वो भी बता के चलूंगा. एंड बुक्स, मान लो यार यूट्यूब से नहीं पढ़ना, बुक से पढ़ना है, तो वो भी मैं आपको बता के चलूंगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो गेट रेडी, पेन पेपर उठा लो. चलो, सीटीएस एग्जाम के बारे में बात करें तो यार वो साल में 2 बार होने वाला एग्जाम है. ठीक है. अब जब ये एग्जाम होता है तो एक बार अप्रैल में होता है, एक बार सितंबर में होता है. अप्रैल और सितंबर के बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो 4 महीने का गैप है. मतलब अगर आपने मई में तैयारी शुरू करी है तो आप सितंबर में जाकर एग्जाम दोगे तो करीबन आपको 4 महीने मिलेंगे. वही अगर आप सितंबर से शुरू कर रहे हो तो अप्रैल तक आपको 6 महीने का समय मिलेगा. आई होप मेरी बात समझ में आ रही हो. हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रही है. बट अभी जरा समझो, मोस्ट प्रोबेबली जितने भी आप में लोग हैं वो जून से अपनी तैयारी शुरू कर रहे होगे. और अगर जून से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास ओनली 3 मंथ का ही टाइम है. 3 मंथ्स. इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करने हैं, उसके अलावा आपको किसी चीज को हाथ नहीं लगाना. ठीक है. अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, देखो समझो, कोई बच्चा होगा कि मान लो 2 साल से तैयारी कर रहा होगा. ठीक है ना. अब मान लो कोई बंदा 2 साल से तैयारी कर रहा है तो यार वो पूरा सिलेबस कवर कर सकता है. ठीक है. थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेगा, थोड़ा 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 थोड़ा, वो उसका सिलेबस खत्म होने के चांसेस ज्यादा हैं, तुम्हारे नहीं है. ठीक है. अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं यार, ध्यान समझो. आपके पास हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटी भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है, करंट अफेयर भी आती है, साइंस भी आती है, मैथ्स भी आती है, इंग्लिश भी आती है. इतने सारे सब्जेक्ट्स 3 महीने में खत्म करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. पर अगर हम पार्किंसन लॉ लगाएं, पार्किंसन लॉ पता है क्या होता है? पार्किंसन लॉ ये कहता है कि किसी भी काम को करने में हो सकता है ज्यादा समय लगता हो, जैसे 2 साल का समय लगता हो. ठीक है ना. बट अगर आप कोई काम कम समय में, लेस टाइम में करना चाहो तो लेस टाइम में भी वो हो सकता है. कंडीशन ये है कि वो आपके लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल है. क्या कह रहा हूं मैं? वो लाइफ एंड डेथ का सवाल हो तो वही काम जो 2 साल में हो रहा था वो 1 साल में भी या खुद कम समय में भी हो सकता है. ठीक है. अब पार्किंसन लॉ में एक बात और समझनी है, अगर हमारे पास टाइम कम है तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले ही करने हैं, उसके बाद जो बचेगा वो बाद में करना है. क्लियर है? आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी. हाँ सर, बिल्कुल आ रही समझ में आपकी बात. चलो आगे चलते हैं. स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो, यहां पर सॉरी एनडी लिखा हुआ है, सीडीएस कर दे रहा हूं मैं. जब भी आप तैयारी कर रहे हो अपना गोल डिसाइड करो पहले. तो गोल डिसाइड करना सबसे आसान है, कोई भी इंसान डिसाइड कर लेगा. पर उसके बाद समझो कि अपनी डेडलाइन डिफाइन करो. पर डेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम ऐसी हो जो बता सके कि यार एग्जाम मान लो 14 सितंबर को है, 14 सितंबर को, तो आपके पास डेडलाइन को 3 हिस्सों में बांटो. जैसे एक हो गया 30 जून. ठीक है. दूसरा आप बांट दो 31 जुलाई. ठीक है. और तीसरा आप बांट दो 10 सितंबर. ऐसे आपको 3 हिस्सों में बांटनी चाहिए. क्यों? देखो, जैसे कोई कंपनी काम करती है ना, तो कंपनी क्या करती है, उसके ऐसे होते हैं कि 3 महीने में काम चेक करो कि 3 महीने में काम कितना हुआ, फिर अगले 3 महीने में काम चेक करो, फिर 3 महीने में काम चेक करो, ऐसे होता है. ठीक है. अब आपका काम भी ऐसे ही है कि आपको डेडलाइन देनी पड़ेगी, और वो डेडलाइन में ना आपको क्लियरिटी देनी पड़ेगी. यार 30 जून तक मैं अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 31 जुलाई तक मैं अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 10 सितंबर तक मैं अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिससे आप उसे मेजर कर सको कि भैया मैं कहां तक आ गया हूं. अब आपको सोचना चाहिए कि पता ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये इंडियन आर्मी यूज करती है तरीका अपने गोल अचीव करने का. ठीक है ना. और इंडियन आर्मी इसको कहती है स्मार्ट. अगर आप इसे ध्यान से देखो ना
तो ये एस फॉर स्मार्ट स्पेसिफिक के लिए, एम मेजरेबल, ए अटेनेबल, आर रिलेवेंट और टी टाइम टेबल के लिए होता है। और ये इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। तो जो बता रहा हूं बहुत ध्यान सुनो। नाउ अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि यार हमारे पास डेडलाइन कौन कौन सी होंगी, तो मैंने डेडलाइन कौन कौन सी रखी, एक तो रखी 30 जून, ठीक है, वो तो यहाँ नीचे लिखी हुई है। दूसरी क्या लिखी, 31 जुलाई। उसके बाद क्या रखी मैंने, 10 सितंबर। अब मैंने भैया 3 डेडलाइन रख ली। अब 3 डेडलाइन के बाद भैया मेरा काम ये आता है कि यार मैं उसको अटेन करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा एम मत करो मैं 16 घंटे पढ़ाई करूंगा। 16 घंटे पढ़ाई भाई पहले दिन से किससे हो सकती है 16 घंटे से पढ़ाई? कोई है बंदा ऐसा, मतलब तुमने सुना है? और अगर तुमसे 16 घंटे बचपन से लेके आज तक पढ़ाई हो रही होती, तुम ऑल इंडिया रैंक 1 होते हर चीज में। तो भाई ऐसी बातें नहीं करनी। तीसरी बात आपको समझनी है, रिलेवेंट। मतलब देखो यार, आपको ना एक बार अगर आपने प्लान बना लिया, एक बार आपने कोई प्लान बना लिया तो उसमें स्टिक रहो। फॉर एग्जाम्पल यार तुमने बनाया कि यार मैं फलाना यूट्यूब चैनल से तैयारी करूंगा, ठीक है, आपने पूरी छानबीन कर ली, सब कर लिया, उस प्लान पे स्टिक रहो। आपने कहा नहीं मैं बुक से पढ़ूंगा, फलानी बुक से पढ़ूंगा, तो फिर यार उस पर स्टिक रहो। होता क्या है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और आपको लग रहा होता है सक्सेस नहीं आ रही हाथ में, ठीक है, तो कोई अगर कुछ सजेशन दे देता है, उसने कहा कि यार फलाना यूट्यूब चैनल बढ़िया है, तो आप अपनी पूरी तैयारी छोड़ छाड़ के वो यूट्यूब चैनल पे चले जाते हो। या मान लो किसी ने कहा यार वो वाली बुक बहुत बढ़िया है, उस बुक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो जब तक बुक आ नहीं जाएगी ना तब तक आपकी सांसें अटकी रहेंगी और चाहे हो सकता है वो बुक आने के बाद आप पढ़ाई ना करो। सो डोंट कॉपी अदर्स। अपना जो ड्रीम प्लान है आपने जो बनाया है उस पे आप स्टिक रहो। मेरी बात क्लियर है? फिर एक टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, चलो उस पे और आपका गोल अचीव हो जाएगा। ये रूल नंबर 2 था। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। रूल नंबर 3, जब भी दिन स्टार्ट करो तो एक चेकलिस्ट के साथ स्टार्ट करो। चेकलिस्ट क्या होती है? देखो चेकलिस्ट क्या होती है कि आप उसमें काम लिखते हो बहुत सारा, बट नॉर्मली चेकलिस्ट में लोग 7-8 चीजें लिख देते हैं, पर ये पॉसिबल नहीं है। चेकलिस्ट में 3 से ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए। 3 से ज्यादा क्यों नहीं चीजें होनी चाहिए? क्योंकि हमारी दिमाग की कैपेसिटी ही 3 चीजों की होती है, ठीक है। आप याद करो, किसी का फोन नंबर याद करने की कोशिश करना, एक बार में मैक्सिमम 3 to 4 ही डिजिट याद हो पाती है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग की कैपेसिटी 3 होती है। अब होता क्या है कि आपने क्योंकि चेकलिस्ट में कभी ना कभी बनाई होगी चेकलिस्ट, अगर उस चेकलिस्ट में 5, 6, 7 काम रख दिए तो 5, 6, 7 काम खत्म तो होते नहीं है। तो जब खत्म नहीं होते तो आपका दिमाग को लगता है कि यार मेरा काम तो पेंडिंग ही पड़ा रहता है, ठीक है, यार सुबह उठ रहे हो तो टेंशन से उठ रहे हो, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको बहुत ज्यादा आपको डिप्रेशन में डालना शुरू करती हैं और आपको पता नहीं लगता। अभी आप कह रहे हो अबे यार क्या ही फर्क पड़ता है। मैंने जो इतना एनिमेशन फॉर्मेट में बना के दिखा रहा हूं ना, तो मुझे पता है फर्क पड़ता है, मैंने सफर किया है, तुम भी कर सकते हो। तो प्लीज मेक श्योर अपने दिन में सिर्फ 3 ही प्रायोरिटी रखो, 2 सब्जेक्ट पढ़ने के और 1 रिवाइज करने का, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इफ यू डू मोर, आप अपना समय बर्बाद कर दोगे। यकीन मानो जो 16 घंटे पढ़ रहा है ना आदमी और जो एग्जाम निकाल पा रहा है, वो या तो उसको भी किसी ने बताया होगा या बाय एक्सपीरियंस उसने ये बात सीख ली कि भाई 3 ही रखो, ठीक है ना। रूल नंबर 4, नो डिस्ट्रैक्शन। देखो यार, अगर पोर्नोग्राफी, नेटफ्लिक्स, ठीक है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ठीक है, ये अगर तुम्हारा टाइम खा रहे हैं तो यार मैंने अभी तक तुम्हें रूल 1, रूल 2, रूल 3 है, कोई इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएंगे। तो आप हो सके तो फोन को अपने आप से दूर रखो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो फोन आसपास नहीं होना चाहिए, क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। लास्ट थिंग, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 5 है। ये रूल नंबर 1, 2, 3, 4 को इंप्लीमेंट करने का तरीका है, बहुत ध्यान सुनना। ये क्या होता है? देखो ऐसा होता है, इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक का काम क्या होता है कि आप ना हर चीज को जाम कर दो, ठीक है, और एक चीज में फोकस करो। कैसे? देखो मेरी बात बहुत ध्यान सुना। ये मतलब मुझे भी रिसेंटली समझ में आई है, जब मैं खुद भी एग्जाम देता तब मुझे समझ नहीं आई रही, अभी रिसेंटली आई है। देखो अगर फॉर एग्जांपल मान लो मुझे ये वाली वीडियो बनानी थी दोबारा, ठीक है, तो मुझे पहले पीपीटी बनानी पड़ी। उस पीपीटी के बाद मतलब मुझे बनानी थी वीडियो शूट करनी थी। वीडियो शूट करने के बाद मुझे उसे एडिट करनी थी। एडिट करने के बाद भैया मुझे उसे यूट्यूब पे अपलोड करनी थी। फिर यूट्यूब के बाद एक चीज होती है एसईओ मुझे उसका सही करना था कि भैया जिससे तुम्हें ही वीडियो मिल सके, ठीक है। लास्ट चीज जो थी भैया मुझे इसका प्रमोशन करना था,
मेरे टेलीग्राम्स हैं, ठीक है ना, उन जगह मुझे इसका प्रमोशन करना था। नाउ जब इतनी सारी चीजें हैं, पीपीटी, वीडियो एडिट, यूट्यूब, एसईओ, प्रमोशन, टेलीग्राम, तो यार तुमको ये बात समझना पड़ेगा कि मुझे इसमें समय भी बहुत लगा होगा। जैसे पीपीटी बनाने में मुझे 4 घंटे लगेंगे, वीडियो बनाने में मुझे 1 घंटा लगेगा, एडिट करने में भी मुझे 1 घंटा लगेगा, यूट्यूब पे अपलोड करना, सब कुछ उसका तामझाम करने में भी 1 घंटा लगेगा, एसईओ में करने में भी करीबन 1 घंटा लगेगा, प्रमोशन में करीबन 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे लग रहे हैं मुझे एक पूरी वीडियो को बनाने में, जो आप अभी देख रहे हो। तो इसका मतलब भैया मेरी कई, मतलब एक बार में तो नहीं होगा, अब इसकी सेटिंग बनानी पड़ेगी। तो सेटिंग बनाने का तरीका क्या होता है, अगर मुझे 9 घंटे लगाने हैं अपने, मेरी बात ध्यान सुनो, मेरे को 9 घंटे लगाने, तो मैं 25-25 मिनट करके करूंगा काम। 25 मिनट काम करूंगा, 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, ठीक है, और ऐसे मैं करूंगा 4 बार। 4 बार ऐसा करने के बाद मैं 1 घंटे का ब्रेक लूंगा। क्लियर है? तो आपने पहला गोल डिसाइड कर लो कि यार कोई भी गोल अचीव करने के लिए या कोई भी पढ़ाई का सब्जेक्ट करने के लिए आपको कितना टाइम देना है, उसको फिर इसके रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड करके दो। अगर आप ऐसा दोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा कि कोई भी टास्क हो सकता है, कोई भी टास्क अचीवेबल है। ये बहुत सिंपल लगने लगता है। ठीक है, चलो अब देखो, अब आता है एनालिसिस पैरालिसिस। देखो, मान लो अभी आपने वीडियो देख ली, वीडियो देखने के बाद आपने पढ़ाई करनी शुरू करी, कुछ दिन पढ़ाई करी, फिर आपका रिदम टूट गया, पढ़ाई नहीं हो रही, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेजीनेस हो रही है, प्रोकास्टिनेशन हो रही है, ये सब हो रही है। नाउ अब अगर प्रोकास्टिनेशन हो रही है तो मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, क्या ओवर थिंकिंग पैदा नहीं होगी? आप बहुत ज्यादा सोचने लगोगे और ओवर थिंकिंग पैदा होगी धीरे धीरे, तो आप एक्शन करना कम कर दोगे। ऐसा होगा कि 15 डेज तो आप पढ़ाई कर रहे होगे, ध्यान सुनना मेरी बात, 15 दिन तो पढ़ाई करोगे और 15 दिन पढ़ाई नहीं करोगे, 15 दिन नो पढ़ाई, ऐसा चलेगा फिर, और ऐसे एग्जाम निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का होता है, ये खाली पढ़ाई में नहीं है, हर चीज में होता है कि कोई भी चीज जब आपके अकॉर्डिंग रिदम में नहीं चल रही होती तो वो चीज फेलियर की तरफ बढ़ती है। अब अगर आप नहीं चाहते हो फेलियर की तरफ बढ़े, तो दिल से 1 2 3 4 5 पांचों रूल ईमानदारी से इस्तेमाल करना, वरना अगर 6 में आकर फंस गए तो आप पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे और जो 3 महीने का समय है वो निकल जाएगा, और हम में से कोई बंदा सिलेक्शन लेके भी निकल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। सो प्लीज जो आपको बताया जा रहा है उसे आप दिल से फॉलो करना और करते चले जाना बस। ठीक है, चलो अब देखो, हमारे पास सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, हमारे पास करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, डिफेंस, मैथ्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स सब है, और हमें करने खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या करने मेरी जान? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले हमें वही करने। क्यों करने? क्योंकि हमारे पास खाली 3 मंथ्स है। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, अब रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि भैया ये जानना इंपॉर्टेंट था, दिमाग में घुसना इंपॉर्टेंट था। अगर तुम समझ चुके तो आप आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन ये कहती है कि हमारे पास 3 ऑप्शन है फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। एक है आर्मी, ठीक है, दूसरा है नेवी, और तीसरा है एयरफोर्स। नाउ अब क्या होता है, आर्मी के लिए आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी डिग्री हो, फार्मा की हो, एमबीबीएस हो, कोई भी डिग्री हो, कोई भी बंदा आर्मी के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इंडियन नेवी में सिर्फ और सिर्फ बीटेक वाले कर सकते हैं, और एयरफोर्स में सिर्फ वो बंदा अप्लाई कर सकता है जिसमें +2 में, मतलब 12th में आपके पास साइंस स्ट्रीम थी। सर मैं तो डिप्लोमा होल्डर हूं, जो महाराष्ट्र बंदे होते ना वो कहते हैं सर मैं डिप्लोमा होल्डर हूं, तो डिप्लोमा होल्डर अप्लाई ही नहीं कर सकता। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो ये जो तीनों तरीके बताए हैं मैंने बॉयज के लिए बताए हैं, गर्ल्स के लिए अभी मैंने बात नहीं करी। गर्ल्स के लिए जो ऑप्शन है उस ऑप्शन का नाम है OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप सिर्फ आर्मी ज्वाइन करते हो उसके, ठीक है, आर्मी ही ज्वाइन कर सकते हो सीडीएस के थ्रू, आप और कोई चीज ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो OTA वाला ऑप्शन होता है ये मेन के लिए भी होता है और वुमेन के लिए भी होता है। तो सर मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं आप कहना क्या चाह रहे हो, मैं समझाता हूं बहुत डिटेल में। देखिए, जो आपका IMA, INA, AFA होता है उसके लिए आपको 3 पेपर देने पड़ते हैं,
जीएस, इंग्लिश एंड मैथ्स। किसके लिए बेटा? आईएमए, आईएनए एंड एएस। इन तीनों के लिए आपको मतलब ये 3 एग्जाम देने ही पड़ेंगे, ठीक है। वहीं ओटीए ये ऑप्शन देता है कि भैया अगर आप आगे भैया, हाँ, ओटीए ऑप्शन देता है कि आप इंग्लिश और जीएस अगर दोगे तो भी हम आपको क्वालिफाइड मान लेंगे कि हाँ आप रेडी हो और आप ओटी ज्वाइन कर सकते हो। सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ओटी में जो आपकी नौकरी होती है वो 14 ईयर्स की होती है। कितने साल की होती है? 14 साल की। वहीं आपकी जो नौकरी होती है यहां पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, इंडियन नेवल एकेडमी में और एयरफोर्स एकेडमी में, वो होती है 30 ईयर्स की। कितने साल की होती है? 30 साल। 30 साल की नौकरी होती है और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और 30 साल की इस नौकरी को हम कहते हैं परमानेंट कमीशन, और इस वाली 14 साल की नौकरी को हम कहते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, या हम कह देते हैं एसएससी कमीशन। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके, नाउ एज लिमिट को समझ लेते हैं। एज लिमिट यहां पर यह कहती है कि आपकी उम्र रिटन एग्जाम देने की, यहां सुनना मेरी बात, कई जगह गलत लिखा हुआ है। आपकी उम्र रिटन एग्जाम देने की होती है 19 से लेके 22.5 साल और आईएमए एंड आईएनए। क्लियर है? और आप एएफए के लिए भी मान के चलो अभी, ठीक है। अभी इसमें एक्सेप्शन है, एएफए में एक्सेप्शन आता है, ठीक है ना। अभी 2 मिनट बताता हूं। क्लियर है? सिंपल वे में समझाने की कोशिश करो पहले, ठीक। वहीं अगर हम बात करें आपकी इसकी ओटीए की, तो ओटीए की जो एज लिमिट होती है वो होती है 20 से लेके, नॉट 20 से लेके 19 से लेके 19 to 23.5। क्लियर है? बट अगर आप नोटिफिकेशन चेक करोगे तो अब वो चेंज करके दिखाते हैं। अब वो आपको दिखाते हैं 17.5 to 23.5। ये इसको 24 मत काउंट करना, 24 होती है ज्वाइन करने, ठीक है। मैं बता रहा हूं रिटन एग्जाम देने की। ये कह रहे हैं ठीक है ना, 24 जो यहां पर लिखी है ना, वो ज्वाइन करते वक्त 24 साल का होना चाहिए, पर रिटन एग्जाम के वक्त आपकी उम्र होनी चाहिए 23.5 ईयर्स। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई है कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर। अब एयरफोर्स की बात करते हैं। एयरफोर्स ये कहता है कि यार अगर आप नॉन डीजीसी आदमी हो तो आपकी उम्र मिलेगी 20 से लेके 24 साल के बीच में, 20 से लेके 24 साल के बीच में, ठीक है। और अगर आपके पास डीजीसीए का सर्टिफिकेशन है जो कि हमारे देश में पायलट बनाती है, ठीक है ना, कि आप कोई भी प्राइवेट प्लेन चला सकते हो, अगर आपके पास इस चीज का सर्टिफिकेशन है तो वो ये कहती है कि आपको हम 2 साल एक्सटेंड दे देंगे, 26 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 26 साल तक मतलब नॉट 26 तक, मतलब 26 साल से पहले 26 साल मतलब होने नहीं चाहिए पूरे, ठीक है। 26 साल में आप एकेडमी में होने चाहिए, एयरफोर्स एकेडमी में आप होने चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं? होने चाहिए 26 साल के अंदर, ठीक है। यहां तक की बात हो रही, आई वो मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो पायलट बनने की मिनिमम एज है 20 साल और लास्ट एज है 26 साल। क्लियर है? आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ चुकी है तो हम आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा, एक बात और, इसमें ना वुमेन के लिए एक चीज है जो मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा। वुमेन के लिए कामयाबी, हाँ देखो कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अनमैरिड वुमेन, ठीक है, डाइवोर्सी और विडो कर सकती है, ठीक है। उनके पास बच्चे नहीं होने चाहिए और उनकी दोबारा शादी नहीं हुई होनी चाहिए, तो वो औरत भी अप्लाई कर सकती है। पर मेन के साथ ऐसा नहीं है, चाहे वो डाइवोर्स्ड हो या विडो हो, दोनों केस में अप्लाई नहीं कर सकते। वुमेन के केस में कि वो अगर अनमैरिड है या डाइवोर्स या विडो है और बच्चे नहीं है और वो उन्होंने दोबारा शादी नहीं करी है, तो वो सीडीएस के लिए दोबारा अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अगर आप इतनी बात समझ चुके हो, थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है हमारी पूरी तैयारी में 3 प्लान हम करेंगे। देखो ऐसा होता है वॉर में, जब इंडियन आर्मी वॉर लड़ने जाती है ना,
तो कोई भी गोल अचीव करने के लिए वो 3 प्लान का इस्तेमाल करती है। अब वो 3 प्लान का इस्तेमाल क्यों करती है? देखो 99% तो आर्मी को भी पता होता है प्लान ए फेल होगा ही होगा, 99% उन्हें पता होता है। प्लान बी उनका सेकेंडरी ऑप्शन होता है उसी गोल को अचीव करने के लिए, प्लान सी भी होता है। पर अल्टीमेटली वो बिना गोल अचीव करे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि भाई इंडिया का सवाल है। अगर इंडिया हम आर्मी वॉर हार गई तो भैया हमें बचाने के लिए प्लान बी प्लान सी चाहिए होगा। सेम वे आपकी लाइफ के साथ है। अगर आप अपने करियर में हार गए तो भैया आपका करियर कहीं और पहुंच जाएगा, आप कुछ लाइफ में कुछ और कर रहे होगे। तो आपको भी इसलिए प्लान ए प्लान बी प्लान सी चाहिए होगा। अब प्लान ए क्या कहता है और प्लान बी क्या कहता है, प्लान सी कहता है, उसकी मैंने आपको एक पीडीएफ बना के दे दी है। आपको सिंपल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूं। देखो सबसे पहली बात यह है कि जो ये प्लान बता रहा हूं उसमें आपकी सारी चीजें मतलब पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इन सब की मैंने एक डिटेल पीडीएफ बना रखी है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूं ये पीडीएफ देख कैसी रही है। देखो इस पीडीएफ के अंदर आप क्या देखोगे कि स्टार्टिंग में मैंने बताई है स्ट्रैटेजी। उसके बाद देखो हर बुक कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, उसके टॉपिक्स क्या हैं, मैंने हर चीज के बताए हैं। और अगर आप ये पीडीएफ मन लगा के पढ़ गए, समझ गए, तो आप एक गारंटी मान लो कि आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, चलो अब देखो एक बात और समझो। आपको ये सारी पीडीएफ मैंने आपको कहां बताई है? टेलीग्राम पे बताई। चलो अब देखते हैं जीके की तरफ। देखो अगर आप सीरियस का नोटिफिकेशन देखोगे तो सीरियस का नोटिफिकेशन ये बात बोल रहा है कि भैया मैं जीके के पेपर में हर चीज पूछ सकता हूं। देख रहा है एवरीडे ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, साइंटिफिक एस्पेक्ट, वो सब चीजें पूछ सकता है। उसने कहीं नहीं कहा एनसीईआरटी से पूछूंगा, क्लियर है। बट एनसीईआरटी हमारी प्राइमरी रेफरेंस होती है। क्या होती है? प्राइमरी रेफरेंस किताब होती है और उस रेफरेंस से हम अपना सिलेबस खत्म करते हुए चले। तो एक्चुअल में क्या होता है, जीके का पेपर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि फलाना किताब से आएगा, पर एनसीईआरटी से हमारा काफी कुछ कवर हो जाता है। क्योंकि ये जो लाइन बोल रहा है उसी बेस पे आपकी एनसीईआरटी लिखी है। अगर आप एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज चेक करोगे ना तो फर्स्ट पेज पे लिखा होता है एनसीईआरटी बुक्स आर डिजाइन फॉर ऑन द बेसिस ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है ना, और एनसीईआरटी ही इसलिए हमें पहले पढ़नी होती है। पहला नियम तो ये। ठीक है, नाउ अब इस नियम में थोड़ा सा हम और जरा डीप में समझते हैं। डीप में क्या है भैया, ध्यान सुनो। हमारे पास 3 पेपर होते हैं इसमें। ठीक है, मैंने पहले बताया थे इंग्लिश, जीके, मैथ्स। इसमें तीनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं। ठीक है, अब जब तीनों पेपर होते हैं तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अगर एक कोई बंदा इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए तैयारी कर रहा है तो उसका टोटल स्कोर काउंट करा जाएगा 300 में से। वहीं कोई बंदा ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए तैयारी कर रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसका जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स में से होगा। सिंपल बात। ठीक है, बट इसमें एक बात समझनी पड़ेगी। एग्जाम ही कहता है सीरियस का कि अगर आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना है तो मिनिमम 20% मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। मतलब हर पेपर में चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे जीएस हो, कम से कम 20 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि इंग्लिश में तो आप फेल हो गए और मैथ्स में आपने टॉप मार दिया, ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, मिनिमम 20 नंबर तो लाने नाउ अब ये कुछ कट ऑफ्स होती है जो आपको पता होनी चाहिए। देखो ये कट ऑफ्स को आप मान के चलो कि ये अप्रोक्सीमेट कट ऑफ्स होती हैं, एग्जाम में आती हैं, और इनको आपको दिमाग में गांठ बांध लो कि इन कट ऑफ्स को ही आपको क्वालिफाई करना है। ये रिटन मार्क्स की कट ऑफ है। सोचो 300 में से 139 मार्क्स चाहिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के, इंडियन नेवल एकेडमी 134, एएफए 152, सबसे ज्यादा इंडियन एयरफोर्स को होता है। फिर ओटीए 107 बॉयज और गर्ल्स का ओटीए की जो कट ऑफ होती है वो सेम होती है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब ऐसा होता है कि जो रिटन होता है वो तो होता है आपका 300 नंबर का। रिटन जो होता है वो होता है 300 नंबर का, पर वहीं जो एसएसबी होती है वो होती है 900 नंबर की। बात समझ में आ रही है? जो एसएसबी होती है वो 900 नंबर की। ठीक है, अब 900 में से देखो यहां पर आपके मार्क्स बैठे हुए होते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे आपको लगेगा सब 900 में से बस इतने ही नंबर चाहिए, इनको बड़े कम नंबर चाहिए। देखो ऐसा होता है, अभी चीज थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग वाली है। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जो रिटन का वेटेज होता है वो मानते हैं 60% और जो एसएसबी का वेटेज माना जाता है वो माना जाता है 40%। क्लियर है? दोनों को प्लस करके आपका रिजल्ट बनता है।
आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब दूसरी बात ये समझो, जब ये 60% आपका वेटेज है तो इसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। आप इसमें आराम से कम नंबर भी ज्यादा ला सकते हो, कम भी ला सकते हो, दोनों ऑप्शन है। एसएसबी में आपके हाथ में कुछ नहीं है, नो कंट्रोल। सर ऐसा है क्योंकि एसएसबी में हमारे हाथ में इसमें कुछ भी नहीं होता। क्यों, मैं समझाता हूँ, बहुत ध्यान समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। देखो फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास एक जॉब इंटरव्यू के लिए आए। अब जॉब इंटरव्यू में मेरे पास 3 ऑप्शन है आपके लिए। या तो मुझे आप बहुत पसंद आओगे, यार बढ़िया कैंडिडेट है, 110% सेलेक्ट। दूसरा बंदा डाउट। डाउट में क्या होगा, मैं कहूंगा 50% मार्क्स देके पास कर दिया। और एक होगा फेल। फेल मैंने कह दिया यार 40% दे दिए, 30% दे दिए, 20% दे दिए। ठीक है, फेल। तो यार जो बंदा 100% पास होता है उसको हम देते हैं 360 नंबर। सॉरी 100% कह रहा हूं, 50% से पास होता है उसको हम कहते हैं 360 नंबर। और जो बेहतरीन नंबर से पास होता है उसको हम देते हैं 400 प्लस नंबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो 400 प्लस जो मार्क्स दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, वो बहुत कम बच्चों को देते हैं, बहुत कम, बहुत कम। और इसका जो आपकी पर्सनैलिटी है, देखो एसएसबी जो होता है वो एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, और इसी चक्कर में एसएसबी को वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम भी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इस टफेस्ट एग्जाम के लिए आप रातों रात तो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसके तरीके हैं चेंज करने के लिए, पर रातों रात नहीं चेंज हो सकती, वो टाइम लगता है। और आप एग्जाम में धोखा भी दे सकते हैं किसी को कि भैया हाँ भाई मैं तो 30 मार्क खाऊं ना। बहुत ही ढंग की तरह से एग्जाम बनाया गया है, जिसे आप बाईपास नहीं कर सकते। क्लियर है? नाउ अब इसी चक्कर में ये कहा जाता है कि अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है, दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है, फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होती है? रिटन के मार्क्स प्लस एसएसबी के मार्क्स इज इक्वल्स टू फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर इस मेरिट लिस्ट में आना है तो आपको रिटन में ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि एसएसबी तो आपके हाथ में है नहीं, नो कंट्रोल। ठीक है ना? नाउ अब कैसे रहता है इसमें, बात ध्यान समझो मेरी बात। देखो अगर आप इसमें नंबर ला रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी कट ऑफ आ रही है आईएमए की 139, तो आपसे उम्मीद है अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है तो मिनिमम 145 मार्क्स तो आप लेकर ही आओ। हाँ, ये आपको मिनिमम है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाली 2 मतलब बॉर्डर लाइन से निकाल लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आपको कम से कम मेरिट लिस्ट से 5 से 10 नंबर ऊपर होना होगा, तभी आप उम्मीद करो कि आपका एग्जाम निकलेगा। वहीं गर्ल्स के लिए क्या होता है? गर्ल्स के लिए बताओ, सिंपल, कट ऑफ आती है अराउंड 107 पे। ठीक है ना? अभी पिछले कुछ सालों से 85 आ रही है, बट पहले जो आती थी 107 ही आती है, 107 ही काउंट करके चलो। ठीक है, 107 आ रही है। तो गर्ल्स की जो सीटें होती है वो होती है खाली 15 से लेके 20। अब क्योंकि 15 से लेके 20 सीट होती है, तो भैया इसका मतलब ये है कि 107 से इसको 20 नंबर ऊपर लाने पड़ेंगे, मतलब 127 मार्क्स लाने पड़ेंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है ना? तो गर्ल्स को ये बात बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वरना 107 पे कई लड़कियां लाती हैं, सिलेक्ट भी हो जाती हैं, पर वो एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाती। सर ऐसा क्यों? देखो यार मैं एक बात बताता हूं, इसको अगर और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो एक क्लास में एक एग्जाम हुआ, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, उसमें 40% पासिंग थी। कितनी पासिंग थी मेरी जान? 40%। ठीक है, पर मैंने कहा पिकनिक में वही लोग जाएंगे जिनकी 90% आ रखी होगी। तो यार 40% वाले भी तो पास ही थे, उन्हीं के नहीं ले गए, क्योंकि नियम ये रख दिया जिनके 90% आएंगे उन्हीं को लेके जाएंगे, क्योंकि बस में सीटें ही 10 हैं। तो सेम वे ये लोग कहते हैं कि देखो गर्ल्स के लिए हमारे पास सीटें ही 15 हैं, तो हम सबको तो नहीं ले सकते जो सिलेक्ट हो गई हैं, पर जो टॉप 15 होंगी उनको ले सकते हैं। तो टॉप 15 पास हुई होगी, हो सकता है पास हुई हो 30, पर लेंगे वो खाली 15। आई मेरी बात समझ में आ गई? तो ये होती है पूरी कहानी। नाउ अब इस एग्जाम को जरा समझते हैं कौन कौन दे रहा है, क्या सीन है। देखो इस एग्जाम को देने वाले 2 लोग हैं, एक जो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, और दूसरा है जिनके पास 6 मंथ का ब्रेक मिला है, मतलब ग्रेजुएशन खत्म करके चुके हैं और सोचा कि 6 महीने पहले ब्रेक ले लेते हैं, फिर जॉब वॉब करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 2 लोग आपका एग्जाम दे रहे हैं। नाउ अब इन 4 महीने के अंदर आपकी एग्जाम डेट रहेगी 14 सितंबर 2025। ठीक, अब इसके अंदर आपको समझना है कि एनडीए और सीडीएस दोनों अपना एग्जाम एक ही दिन रखते हैं, और इसकी फॉर्म निकलने की जो डेट है वो है 28 मई। मतलब जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन वीडियो के वक्त फॉर्म निकल चुका होगा। ठीक है,
नाउ अब मेरी बात ध्यान से समझो। एएफए सबसे टफ है, समरी कर रहा हूं मैं जो अभी तक बताया। एएफए सबसे टफ है, उसमें स्कोर चाहिए 152 अगर आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है। ओटी उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आईएमए और लास्ट होता है इंडियन नेवल एकेडमी, ठीक है। तो अब इंडियन नेवल एकेडमी सबसे आसान क्यों है? क्योंकि इसे खाली बीटेक वाले ही दे सकते हैं। कौन दे सकता है? खाली बीटेक वाले। समझ में आ गई बात? चलो अब यहां तक की बात अगर तुम्हें समझ में आ गई है तो मैं पता नहीं, इसमें एक डायग्राम था मैंने बनाया था, पता नहीं, हाँ ये रहा। अब इसको एग्जाम देने वाले लोग होते कितने? देखो करीबन 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, पर अगर आप एग्जाम जाओगे तो आपको नोटिस करने को मिलेगा 50% लोग एग्जाम देने ही नहीं आए होते। 50% पीपल नेवर केम फॉर एन एग्जाम। और 1.5 लाख लोग जो होते हैं वो प्रिपरेशन ढंग से थोड़ी करके आते हैं, पर एक्चुअल जो कॉम्पिटिशन होता है वो 75,000 लोगों में से ही होता है पूरे देश में। और उसमें से 10 से लेके 8,000 बच्चे के अंदर रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। और लास्ट में टोटल जो सिलेक्शन होता है करीबन अप्रोक्सीमेटली 457 लोगों का होता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। तो आपकी एक्चुअल जो लड़ाई है वो इतने लोगों से है। ये लोग तो बस एक डू नॉट माइंड गार्बेज है, इनका कोई काम ही नहीं है। क्लियर है? चलो अब हम प्रिपरेशन में थोड़ा और आगे चलते हैं ना। सो जब मैं आपसे तैयारी की उम्मीद करता हूं तो ये हमारा प्लान होगा कुछ इस तरह से। प्लान हमारा ये होगा कि आप अपनी पूरी जान लगा के मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी और करंट अफेयर पे रोज काम करेंगे, रोज, ठीक है ना। अब कैसे रोज का मेरा मतलब है, रोज मेरा समझ लो, आप रोज समझ लोगे मंडे टू संडे तक। मेरी बात ध्यान समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूं मंडे टू फ्राइडे तो आप करेंगे मैथ्स पे काम और इंग्लिश पे काम, ठीक है। मैथ्स पे काम और इंग्लिश पे काम। एक तो हैंडराइटिंग इतनी टट्टी है ना, क्या होता है। मंडे टू फ्राइडे आप किस पे काम करेंगे? मैथ्स पे काम और इंग्लिश पे काम, और इन्हीं का आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। जो आपका सैटरडे और संडे होगा उसमें आप करेंगे साइंस, ज्योग्राफी और करंट अफेयर। ये 3 आपके मेन काम होंगे। उस दिन आप मैथ्स इंग्लिश को टच नहीं करेंगे। फिर आपका बैकअप प्लान ये होगा कि इन 3 में से कोई 2 सब्जेक्ट, क्या कह रहा हूं, इन 3 में से कोई 2 सब्जेक्ट आप रेडी करें। अगर आप इन 3 में से कोई 2 सब्जेक्ट रेडी कर लेते हो तो आपका बैकअप तैयार हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो यही है प्लान ABC, ठीक है। देखो ये है हमारा मैथ्स इंग्लिश, हमारा है प्लान A, ये है प्लान B और ये है प्लान C। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो अभी हम डिटेल में घुसेंगे, बट शॉर्ट में ये है हमारा प्लान ABC, ठीक है। अगर हम इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं ना, ओके। अब एक ट्रिकी बात जो आपको पता होनी चाहिए, अपडेट ये है कि मैथ्स में एक क्वेश्चन होता है 1 नंबर का, वहीं जो जीएस इंग्लिश होता है उसमें एक क्वेश्चन होता है 0.83 का। अब ये चीज बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती है, समझाता हूं। मान लो 1 मार्क्स में से 0.83 घटाओ तो आपको कितना मिलेगा? 0.17 मिलेगा, नहीं मिलेगा? सब बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब ये है कि एक बंदा जो मैथ्स में अच्छा कर रहा है वो हमेशा 0.17 ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, मतलब ज्यादा नंबर गेन करेगा एज कंपेयर टू जिसकी जीएस या इंग्लिश अच्छी है। इसका मतलब अगर जीएस इंग्लिश वाले को इसको पार करना है तो उसको 10 क्वेश्चन और अच्छी तरह से करने पड़ेंगे, मतलब 10 into 1 0.17 आप करोगे तो 1.17 बैठेगा, 0.17 बैठेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो ये खेल आपको समझना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि जीएस इंग्लिश में मेहनत करने पे आपको थोड़ा सा नुकसान है। अगर आपके पास मैथ्स का पेपर देने का ऑप्शन है, जैसे आप आईएमए, आईएनए, एएफए दे रहे हो, तो मेरी आपका हम्बल रिक्वेस्ट है अपनी पूरी जान फूंक दो मैथ्स को करने में। अगर आप सोच के देखो, मैंने आपको जो टाइम टेबल बताया है मंडे टू फ्राइडे आपको क्या करनी है, मैथ्स। क्यों करनी है? क्योंकि मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि 4 से लेके 6 घंटे तो आप मैथ्स ही करोगे। 4 से लेके 6 घंटे तो आप क्या करोगे? मैथ्स ही करोगे, ठीक है ना। ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। चलो आगे चलते हैं। कंप्लीट प्लान पे हम आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट प्लान में हमारे 3 पहले मुख्य पिलर है, ठीक है। मैथ्स तो मुख्य पिलर है ही,
साइंस हमारा सेकंड मुख्य प्लेयर है, क्योंकि इसमें जीके में सबसे सेकंड हाईएस्ट वेटेज हमारी साइंस की है, ठीक है। और जीएस का जो पेपर होता है ना, जीएस का जो पेपर होता है उसमें 20 नंबर लाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो 20 नंबर लाने के लिए 28 से लेके 32 क्वेश्चन करना साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा ऑप्शन है इंग्लिश। इंग्लिश में होते हैं 120 क्वेश्चन, ठीक है ना, और इंग्लिश का एक अलग से पेपर आता है, तो इसलिए भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से करना। नाउ अब अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आपसे उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप फिजिक्स के लिए क्लास 11 तक की समझ रखते हो तो एक एडवांटेज है। बट अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, नॉन साइंस, तो मैं आपसे करता हूं कि क्लास 10 तक की तो आपको समझ होनी चाहिए। फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपकी क्लास 9-10 तक की ही आएगी, इससे ऊपर नहीं आती, ठीक है ना। और इनफैक्ट मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, सीरियस में भी 90 मतलब फिजिक्स 90% क्लास 10th की आती है। एक आध क्वेश्चन ऐसा हो ही जाता है जो 11 का आ जाता है, ईमानदारी से बता रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोलूं। तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए क्लास 10 खत्म करनी है, उसके बाद अगर आप पे टाइम बचे तो आपको 11 खत्म करनी होगी। पर अगर मैं कहूं फिजिक्स में कौन से वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है ये टॉपिक। उसके बाद मैं और आगे लेके चलूं तो केमिस्ट्री में आपकी फिजिकल और ऑर्गेनिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इनऑर्गेनिक नहीं होती। इनऑर्गेनिक आपके एग्जाम में नहीं आती है। सीडीएस 124 में क्या हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आई थी, फिजिकल नहीं आई थी और इनऑर्गेनिक नहीं आई। सो ये एक बार हो चुका है, तो इसलिए आप फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप रिश्ता नाता नहीं तोड़ सकते, क्लियर है। इसमें मैं चाहूंगा क्लास 11th में जो आपने एक टर्म पढ़ी होगी आइसोमेरिज्म, उसको भी ध्यान रखें, ठीक है ना। यूट्यूब पे बतेरी वीडियो पड़ी है, वैसे तो मैं ही पढ़ा दूंगा ये, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे पढ़ना है ये सब, है ना। तो यू डोंट हैव टू वरी। तो आपको जो कहा जा रहा है वो आप बल लगा के करो। अब बायोलॉजी की बात है, उसमें आपके ये टॉपिक है सेल, टिश्यू, हेरिडिटरी, इवोल्यूशन, डिजीज सिस्टम, और ये 9-10 से बहुत आता है बस। 11 का जो एक टॉपिक आता है उसका नाम है बायोमोलिक्यूल। क्या नाम है मेरा बच्चे? बायोमोलिक्यूल। एक तो हैंडराइटिंग इतनी टट्टी पता नहीं कैसे होती, पेन ही खराब है मुझे लगता। 9th और 10th से मैक्सिमम सिलेबस आता है, पर 11 से अगर बात करें तो यहां से आता है बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलो नाउ अब अगर मैं सच में सिलेबस बताऊं आपको साइंस का, तो साइंस का इतना बड़ा सिलेबस, दिस इज द ब्लडी सिलेबस जो आपका है, और ये सिलेबस खत्म करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक। सोचो मैंने थर्मोडायनेमिक्स बताया आपको, नहीं बताया, ठीक है, ऑसिलेशन वेव्स बताया नहीं बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक बताया नहीं बताया, बट जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया मेरी जान वो आपको करने हैं, ठीक है ना। ओके नाउ मैं आपसे उम्मीद ये चाहता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चंस कहां से आते हैं? ये आते हैं आपके एनडीए के एग्जाम से। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एनडीए का पेपर जरूर लगाता, ओनली फॉर साइंस। और क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि जीएस के पेपर में जो 20 मार्क्स आते हैं, 20 मार्क्स, ठीक है ना, वो साइंस से आराम से उठाया जा सकता हो। और अगर किसी को पेपर टफेस्ट से टफेस्ट बनाना हो तो एनडीए का पेपर ले सकता है, इससे ज्यादा टफ नहीं आ सकता। कोई तरीका ही नहीं है कि इससे टफ साइंस का पेपर कोई बना दे किसी के बाप के बस की, ठीक है ना। तो प्लीज अगर आप कर सकते हो, आप साइंस टीम के बच्चे हो तो प्लीज जाओ, ठीक है ना। नॉन साइंस के हो तो सीरियस के पीवाईक्यू तक ही रुक जाओ, ठीक है। और जो साइंस टीम के बच्चे हैं उनसे तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, गो फॉर दैट, तभी आपका फायदा रहेगा, ठीक है ना। वरना आप देखो जो मैंने आपको अभी टॉपिक्स बताए थे उससे देखो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ रहा है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है ना। तो मैंने आपको सारे हाई लो पेपर का किस तरह से आ सकता है वो सब आपने सुना होगा ना, कि यार अगर आप पेपर निकालना चाहते हो पहले पीवाईक्यू का एनालिसिस करो, सुना होगा ना आपने। मैंने आपके पीवाईक्यू का एनालिसिस कर दिया, बस तुम मेरी बात समझ लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। आगे देखते हैं इंग्लिश। ओ माय गॉड, इस पेपर ने भैया कितनों के खून निकाले हैं इंग्लिश ने। बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि इंग्लिश तैयार कैसे करनी है, और मैं भी पहले समझा नहीं पाता था क्या तैयारी करनी है, बट अब मेरे पास ना एक क्लियर तरीका है आपको बताने का। देखो मैं चाहता हूं इंग्लिश में आप C1 C2 लेवल की अंग्रेजी कर लो। अब ये C1 C2 क्या होता है? C1 C2 क्या होता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक स्टैंडर्ड तय करा है कि जो बंदे की अंग्रेजी
छोटे मोटे शब्दों में जानता है, जैसे बल्ब, ट्रेन, ऐसे वर्ड बोल पाता है, उसे हम कहते हैं A1 इंग्लिश, कि वो छोटे मोटे शब्द जानता है। A1 A2 होती है नॉर्मली हिंदी मीडियम वालों की, कि वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, पर बोलने को बोल दोगे या कह दोगे इंग्लिश कोई बोल रहा है समझो तो समझ नहीं पाए। यहां पर आते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम या क्या हो, ICSE बोर्ड वाले बच्चे, ठीक है। ICSE बोर्ड में B1 B2 जो लेवल होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है ना। ये लेवल जो होता है, जो ICSE बोर्ड होते हैं वहां पर देखा जाता है उनका ठीक होता है। CBSE बोर्ड वाले नॉर्मली B1 पे बैठे रहते हैं। अब एग्जाम का लेवल समझ लो, एग्जाम का लेवल होता है C1 C2, ये लेवल होता है, इसे हम कहते हैं प्रोफिशिएंट लेवल। क्या बोलते हैं मेरी जान? प्रोफिशिएंट लेवल। तो सर ये अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, क्या ये बात कहीं लिखी हुई है? हाँ, ये बात लिखी हुई है आपके इंग्लिश के पेपर में। इंग्लिश का जो पेपर है उसने सिर्फ इतना कहा है, द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन, क्वेश्चन पेपर इस तरह से डिजाइन होगा कि कैंडिडेट की इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग चेक करी जा सके और शब्दों का इस्तेमाल। और जब चेक किया कि इनके जो शब्द हैं वो कैसे आ रहे हैं, तो देखने को मिला कि वो बड़े खतरनाक टाइप के आ रहे हैं, वो आ रहे हैं C1 C2 लेवल के, ठीक है। और ये बात भी आप गांठ मान दो कि जो पेपर होता है उसने ये कहीं नहीं लिखा कि मैं अपना पैटर्न सेव रखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो पेपर आता था वो कुछ ऐसा आता था, हाँ पहले जो पेपर आता था वो कुछ ऐसा आता था, ये टॉपिक्स आते थे, एंटोनिम्स, नॉनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, इडियम फ्रेजेस, ऐसे आता था। इस बार पेपर ही बदल दिया, को रिलेशनशिप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, आइडेंटिफाई वर्ड करेक्टली यूज्ड, ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है ना, मैच द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पीच, होमोनियम्स, मैच द वर्ड इन द मीनिंग। अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7 into 10 अराउंड 70 क्वेश्चन तो वोकैब बेसिस थे, 70 क्वेश्चंस वर वोकैब बेसिस। ओनली 30% 30 to 40% वॉज द ग्रामर, बस। तो ये जो आपका पेपर हो गया है ना, अब ये इंग्लिश में वोकैब बेस ज्यादा हो गया है और ग्रामर बेस कम हो गया। तो अगर आप सोचो मेरी ग्रामर बड़ी स्ट्रांग है, मैं पेपर निकाल लूंगा, तो भूल जाइए, अब नहीं निकलने वाला ही, ठीक है ना। दूसरी बात ये देखिए, जीके में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका, अच्छा जीके में क्या समझनी, जीके तो हम अभी बात कर रहे थे। अच्छा तो इंग्लिश मैंने आपको समझा दी, जीके मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया, थोड़ा डीप में समझते हैं। इंग्लिश में आपको समझना पड़ेगा, एक किताब आपको खत्म करनी पड़ेगी, वो है वर्ड पावर मेड इजी। ये कंपलसरी किताब है, इस किताब को आप स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद 2 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की किताबें हैं, ये वाली, ये काफी टफ होती है और ये महंगी भी बहुत है, 1500 रुपए की किताबें हैं। तो ये वाली किताब तो मैं आपको PDF दे दूंगा, ये PDF आपको कहां मिलेगी? यहां पर मिलेगी, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपसे किताबें नहीं पढ़ी जाती हो, आपको लग रहा है कोई मुझे यूट्यूब चैनल बता दो, तो मैं ही यूट्यूब पे पढ़ाता हूं। इसमें जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया, तो इसके बाद मैंने ग्रामर पढ़ाने के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाई? वोकैब, ठीक है ना। तो मैं बहुत आराम से आपको ग्रामर प्लस वोकैब दोनों ही पढ़ाता हूं यहां पर यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। तो अगर आप किताबों से ना पढ़ पा रहे हो तो आप यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, ठीक है ना। ट्राई करके देखो, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, ठीक है। सेकंड थिंग जो आपके दिमाग में होनी चाहिए वो ये कि जब आप तैयारी कर रहे हो, है ना, तो इस बात को भी आप गांठ बांध के चलो, यार इंग्लिश का पेपर हर साल चेंज होगा और मुझे 110% वोकैब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। क्यों? मान लो आपको ग्रामर में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं कहता हूं 0% आपने ग्रामर पढ़ी और 0% आपने वोकैब पढ़ी, आप ग्रामर फिर भी करी आओगे, आप ग्रामर फिर भी करी आओगे, पर जो आपकी वोकैब है वो कहां से लाओगे? वो तो याद करनी पड़ेगी। तो समझो मेरी बात, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वोकैब को अपना 100% टाइम दो और ये वाली किताब लेना जरूर, ठीक है। और जो मैं वीडियो में करा रहा हूं, मैं वीडियो में पता है कैसे करा रहा हूं? मान लो वर्ड पावर मेड इजी एक किताब है, ठीक है, उसमें भी जो वर्ड स्किप हो गए हैं, उसमें भी जो वर्ड स्किप हो गए हैं इस किताब के द्वारा, वो मैं करा रहा हूं। तो भगवान के लिए प्लीज अगर अपनी पूरी जान फूंक के कुछ करना चाहते हो
तो इंग्लिश में वोकैब करना, और इन सब चीज की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दे दी है, इन वाली किताब। ठीक है, ये तुम्हें खुद खरीदनी ही पड़ेगी, कोई तरीका नहीं, 100 रुपए की किताब। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे 2 चैनल हैं। जिस चैनल पे आप ये देख रहे हो वीडियो, वो है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, और जिस पे हम अपनी क्लासेस लेकर आते हैं उसका नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड क्लासेस। बात समझ में आ रही है? तो जो सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड क्लासेस वाला चैनल है उस पे ये वाली वीडियोस आती है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना? ओके, नाउ एक चीज है और आपको समझनी पड़ेगी, जो आपका 40% पेपर आ रहा है, जो आपका 40% पेपर आ रहा है वो रीडिंग बेस्ड आ रहा है। रीडिंग बेस्ड मतलब कि अगर आपको पढ़ने की स्किल बहुत अच्छी है, आप पढ़ के समझ सकते हो कि लिखा क्या है, तो आपका पेपर निकल जाएगा। और इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आपको 3 किताबें पढ़नी है। पहली है विन योर इनर बैटल, 100 पेज की मात्र किताब है, और इसे आप 1 हफ्ते के अंदर पढ़ सकते हो, 1 वीक के अंदर। आपको याद है मैंने आपको प्लान क्या दिया था? मंडे टू फ्राइडे मैथ्स एंड इंग्लिश, बोला था मैंने? हाँ सर, बोला था। तो उसमें आपको ये किताब भी इंक्लूड करनी है। तो पहले हफ्ते में ये, दूसरे हफ्ते में ये, तीसरे हफ्ते में ये, और चौथे हफ्ते में ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आप पढ़ गए फिर तो आप ये समझ लो इंग्लिश आपको कोई रोक नहीं सकता। और ये किताब अगर आप ध्यान से सोचो, नेचुरली आई एम वेरी रिग्रेस रीडर, और मैं मतलब ये सारी किताबें मेरी पढ़ी हुई है। मैं ये बात गारंटी दे रहा हूं कि ये वाला जो पहली किताब है आपको दिख रहा होगा, A1 लेवल से स्टार्ट होगी सबसे आसान से, फिर A1 A2 पे जाएगी, और फिर ये B1 B2 तक आपको लेके चली जाएगी। ठीक है ना? रीडिंग स्किल आपकी अगर C1 C2 तक ना जाए ना तो भी चलेगा, B1 B2 तक भी पहुंच गई तो भी काम बन जाएगा, पर इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो स्किप करने का कोई तरीका ही नहीं है। क्लियर है? और ये किताबें चूज ऐसे करी गई हैं जिससे आपकी तैयारी में आपको कुछ मदद मिले। ठीक है ना? ये बहुत अच्छी किताब है, तो प्लीज मेक श्योर यू परचेज ऑल ऑफ देम। ठीक है, ये मत सोचना अच्छा हाँ कर लूंगा फिर भूल जाओगे, कर लेना, ये सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो इंग्लिश का पेपर हर साल चेंज होगा। इंग्लिश की आपको वीडियोस मैंने दे दी हैं, आप वीडियो से भी देख सकते हो, किताबों को मैंने आपको बता दिया है। आप बस अपना प्यार दो, यूट्यूब पे मैं पूरी तैयारी करा दूंगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो बस याद रखो कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब जरा ये वर्ड्स देखो, एपोलॉम, गैस्ट्रोनॉमी, ये वर्ड मुझे लगता है आपने सुने होंगे या अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो। नहीं भाई साहब, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने बोला है वोकैब पे बहुत ज्यादा फोकस करो, हर साल पेपर चेंज होगा। हमारा पेपर बाकी पेपर की तरह नहीं है। बाकी पेपर में क्या होता है, चीजें डिफाइंड होती है। जैसे सीडीएस के पेपर में तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें लिखा है वी वर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु हैज अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। अभी दिखाया था ना, कोई सिलेबस दिखा हुआ वहां का, एग्जैक्ट सिलेबस लाइन है ये। पर वहीं अगर आप ध्यान से देखोगे दूसरे एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल, उसमें लिखा है कि हम पूछेंगे सिनोनिम, होमोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वहां पर मेंशन होता है। हम क्या पूछेंगे? हमारे पेपर में मेंशन नहीं है। तो प्लीज हर साल पेपर चेंज होगा, परेशान मत हो इसके लिए। आपको जो बताया गया है कि आपको रीडिंग हैबिट और वोकैब पे ज्यादा फोकस करना है, ग्रामर आपकी सेकंड प्रायोरिटी के अंदर आती है, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। प्लीज 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 समझो इस बात को। ठीक है ना? अब आते हैं मैथ्स पे। वाओ, मैथ्स के बारे में क्या सेंस है हमारा? मैथ्स में हमारे 2 पार्ट है, एक है अर्थमेटिक अलजेब्रा वाला पार्ट और एक है एडवांस मैथ वाला पार्ट। इसकी जो वेटेज है आप देख पा रहे होगे लो लिखी हुई है, और इसकी जो होती है हाई होती है। अब इसकी हाई क्यों है इसके ऊपर मत जाओ, पर अगर आपने ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स पे काम नहीं किया तो आपका एग्जाम निकलेगा ही नहीं। आप चाहे कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं निकलेगा। तो प्लीज मेक श्योर कि अपनी पूरी जान लगाओ एक जगह, वो है ये वाले टॉपिक्स। और नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से 10 क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है ये। प्लीज मेक श्योर पे पूरी जान लगा। दूसरी बात, मैथ्स करने वाले 2 लोग हैं मेरे पास, जिनके पास 12th में पीसीएम थी और जिनके पास नहीं थी, नॉन पीसीएम वाले। अब मैं आपके लिए जो नॉन पीसीएम वाले उनको तो बोल दूं यार 12 मंथ्स लगेंगे, 12 महीने लगेंगे आपको तैयार करने में। तो अगर आप अगले सितंबर में एम कर रहे हो तो काम नहीं बनेगा। ठीक है ना? क्योंकि मैं ईमानदारी से बताऊं आपको, अगर मैं एक सिंपल सवाल भी दे दूंगा ना, x² + x³ क्या होता है, आपके सर के ऊपर से जाएगा।
नॉन मैथ्स वालों के। वहीं जो मैथ्स का बंदा होगा वो बहुत प्यार से सॉल्व कर देगा ये चीज, ठीक है। तो उनके लिए तो 3 मंथ्स बहुत आसान है, वो तैयारी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, झूठ बोलने में मेरे को फायदा नहीं है। किताबें देखिए, एक एग्जाम होता है कैट, उसमें एक होती है एक्सरसाइज होती है बेसिक्स लेवल 1, ठीक है, और लेवल 2। तो बेसिक्स आपको खत्म करने और लेवल 1 खत्म करने, आपका पेपर इससे टफ नहीं आएगा, मेरा आपको वादा है, इससे टफ पेपर नहीं आएगा। पर ये आपको किताबें करनी पड़ेंगी। आप कोई भी किताब उठा सकते हो, या तो आप अरुण शर्मा उठा सकते हो आप, या सर्वेश के वर्मा उठा सकते हो, दोनों ही किताबें बहुत अच्छी है। इससे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, बेवकूफाना हरकत मत कीजिएगा कि RS अग्रवाल खरीद ली, पाथफाइंडर खरीद ली, ठीक है, या क्या नाम है उसका, डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन की किताब खरीद ली। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पब्लिकेशन हाउस खराब हैं या कुछ है, बट यार लेवल नहीं मैच कर रहे हैं वो यार, ठीक है ना। ये सब हम ट्राई कर चुके हैं कि आप XYZ किताब खरीद लो, वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। मैं मानता हूं सीरियस का पेपर है और बुक मैं करा रहा हूं कैट एग्जाम की, हाँ करा रहा हूं, क्योंकि आता ही उस लेवल का पेपर है, ठीक है ना। और यकीन मानो कैट का जो असली लेवल होता है ना, वो होता है लेवल 2, होता है लेवल 2। बेसिक्स और लेवल 1 तो उन्होंने दूसरे एग्जाम से उठाते हुए लेते हुए चले हैं। आपको तो खाली लेवल 1 तक करना है, खाली लेवल 2 तो करनी ही नहीं। अगर लेवल 2 के क्वेश्चन देख लिए ना, खून के आंसू रोगे। लेवल 1 तक करना है आपको, ठीक है। चलो दूसरा काम आपको करना है PYQ। दूसरा क्वेश्चन क्या करना है आपको, PYQ, ठीक है। चलिए अब मैं आपका जो मैथ्स है, जो मैंने आपको कैट लेवल का बताया है, ये मैं आपका अपने ही YouTube चैनल पे भी कराऊंगा, सब्सक्राइब कर लेना है। और मैं इसके टेस्ट भी लूंगा। टेस्ट मतलब प्रॉपर, मतलब मेरी खुद की वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पे आओगे प्रॉपर टेस्ट भी दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्लीज मेक श्योर करो इस बात पे, ठीक है, तभी काम बन पाएगा। ओके जी, इतना हो गया है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्लान ए, प्लान ए की बात हो गई, प्लान बी पे चलते हैं। देखो प्लान ए में हमने बात कर ली मैथ्स की, इंग्लिश की एंड साइंस की। अब आते हैं ज्योग्राफी करंट अफेयर के ऊपर। ज्योग्राफी करंट अफेयर में क्या है, ज्योग्राफी में आपको ये सारे टॉपिक खत्म करने हैं। ये टॉपिक है, चैप्टर नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, टॉपिक है, चैप्टर नहीं है। क्लास 11 के सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे आपको निपटाने हैं। और ये अगर आप खत्म कर गए तो भैया ज्योग्राफी इससे बाहर नहीं आती। 20 क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी के, 20 के 20 आपको यहीं से दिखेंगे, ठीक है ना। एक चीज और, एक बात ध्यान सुनना, वो हुआ था सीडीएस 1 2025 में, पहली बार हुआ है। बहुत ही फुद्दू चीजें पूछ ली गई थी, जिसे हम कहते हैं 29वां टॉपिक होगा वर्ल्ड मैपिंग। ये इस बार पूछी गई थी। ये पहले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा जाता था, बड़ी हमसे भी पूछ लिया गया, ठीक है ना। और इस बार इसके 5 क्वेश्चन आए थे, मिनिमम 5 क्वेश्चन तो वर्ल्ड मैपिंग के आए थे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये काम भी निपटाते हुए जाएंगे और इससे बाहर आपका नहीं आएगा। वर्ल्ड मैपिंग का जो टॉपिक है वो इस किताब के अंदर नहीं है, जो मैंने ऊपर मेंशन किए, ये अलग से करना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये सब कुछ मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। प्लीज मेक श्योर कि यू डू द हार्ड वर्क। और आप चेक कर लो, देखो ये पेपर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और देखो ये टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, नेशनल पार्क बायोस्फीयरिज्म, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला पार्ट रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्लाउड्स का क्वेश्चन है, क्लाउड का क्वेश्चन मैंने कराया होगा, देखो यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पे सारे टॉपिक्स होंगे जो भी आप पेपर में चेक करोगे, सेम वही है। ये आइलैंड्स बैरियर वाला पार्ट है, ये सब मैंने, ये सब इन टॉपिक्स में। ये आपको अभी क्वेश्चन लग रहे होंगे, ये पता नहीं क्या है, खतरनाक से, अरे खतरनाक क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे, आप सारे टॉपिक खत्म कर गए तो। अगला आते हैं जरा, ये होती है करंट अफेयर। जो करंट अफेयर है वो मैंने आपके लिए बहुत सुंदर फॉर्म में, कार्टून फॉर्म में आपके लिए बना दी है। और आपको सिंपल क्या करना है, ये सारे टॉपिक्स को ध्यान रखना है और इन सभी टॉपिक्स को करते चलना है। एक बात और दिखाता हूं, देखो अगर आप थोड़ा सा ऐसे जूम करो, ये देखो यहां पर लिखा है गवर्नेंस। तो अगर मान लो गवर्नेंस का टॉपिक है तो गवर्नेंस लिखा होगा, डिफेंस का टॉपिक है डिफेंस। इससे आपके पास एक जगह सारे टॉपिक्स हो और इनके ना डायरेक्ट क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। और इसके बाद में टेस्ट भी लूंगा अपनी वेबसाइट पे,
अपनी वेबसाइट पे क्या लूंगा, टेस्ट भी लूंगा, ये सारे काम मैं करूंगा, पर आपको करना है। पर मैंने आपको खुद से भी करने का तरीका बता दिया कि आपको सारे टॉपिक करने हैं, ये सारे टॉपिक एग्जाम में आते हैं। ध्यान रखना, स्टेट न्यूज किसी काम की नहीं होती। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो न्यूज आ रही है उन पे ध्यान देना है, ना कि स्टेट न्यूज की राजस्थान में क्या हो रहा है, राजस्थान के सीएम ने क्या कर दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। अब आता है इकोनॉमिक्स। क्लास 12 एनसीईआरटी में हमें दो टाइप की इकोनॉमिक्स देखने को मिलती है, एक होती है माइक्रो और एक होती है मैक्रो। और आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक ये रहे सारे, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक है, ये निपटाने हैं आपको। अगर आपने ये नहीं निपटाए तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, सबसे छोटा जो सबसे छोटा वेरी स्मॉल जिसका सिलेबस है वो होता है इकोनॉमिक्स का। सबसे छोटा सिलेबस इकोनॉमिक्स का होता है, ध्यान रखना। तो पूरी जान लगाना। तो मैंने आपको प्लान ए बता दिया, प्लान बी बता दिया। नाउ लेट्स टू मूव टू द प्लान सी। प्लान सी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 99% ऐसा हुआ है कि प्लान ए प्लान बी फेल हो गए। जैसे मैं आपको बताता हूं, साइंस के एक बार 10 क्वेश्चन ही आए थे। मैं आपको 30 क्वेश्चन बोल रहा हूं ना, अभी तक 10 क्वेश्चन ही आए थे। मैथ्स का पेपर बहुत हार्ड आ गया था, बहुत हार्ड। ठीक है, कैट जो मैंने आपको अभी बुक बताई है ना, ऐसी नहीं बताई। जब पेपर इतना हार्ड आ गया और मैंने चेक किया ये पेपर आया कहां से, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आज के बाद अपने स्टूडेंट्स को कैट ही कराऊंगा, मैं कुछ और कराऊंगा नहीं। इससे टफ एग्जाम होता नहीं मैथ्स का। ठीक है ना। इंग्लिश के एक बार इतना, इंग्लिश तो इसी बार आ गया था हार्ड, सीडीएस 125 रो दिए थे बच्चे, खून के आंसू रो रहे थे बच्चे, खून के आंसू, पूछ लेना किसी से भी। तब आता है प्लान सी काम में, क्योंकि पूरा पेपर ऐसा नहीं बना सकते कि एक्सट्रीमली हार्ड, उसको ऐसा उन्हें देना पड़ेगा जो बच्चों को आता हो। तो इसलिए आपको हिस्ट्री पॉलिटी या पॉलिटी इकोनॉमिक्स में से, या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स में तो कोई 2 सब्जेक्ट उठाने हैं। ठीक है, तो पॉलिटी में भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले करके चलिए। ये सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो तो इसकी ना मैंने एक बहुत ही सुंदर सी पीडीएफ बनाई है, दो भी आपके सामने दिख भी रही होगी। ये पीडीएफ में मैंने सब कुछ कार्टून फॉर्म में समझा दिया है। ठीक है, सारे नोट्स आपके बना दिए। टोटल 198 पेज है। और अब जो पॉलिटी आती है ना, वो आती है करंट अफेयर से। उसका भी एक अलग सेक्शन है। अगर आप देखो, इंडेक्स पेज दिखाता हूं मैं आपको, इंडेक्स पेज में आपको पॉलिटी दिख रही होगी करंट अफेयर से। ठीक है ना, तो ये हमने करा है आपके लिए कि आप उसको दिक्कत ना है। देखो इंडेक्स के राइट हैंड साइड पेज पे नीचे इधर दिख रहा होगा आपको पॉलिटी। ठीक है ना। चलो अब देखो हिस्ट्री में, हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री तो करनी ही है, टाइम ही नहीं मिलेगा इतना। ठीक है, कोशिश करो एंशिएंट हिस्ट्री 110% कर लो और मिडिवल हिस्ट्री को एक बार गो थ्रू कर लो बस। इसको आप रिवाइज करना, क्योंकि इस बार जो सीडीएस का हुआ था पेपर, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री ही दबाकर आई थी। मिडिवल का क्वेश्चन देखने को ही मिला, मॉडर्न तो थी नहीं। क्लियर है। एंशिएंट की सबसे अच्छी बुक का नाम है आर.एस. शर्मा, बहुत प्यारी किताब है। मैंने उसका लिंक भी नीचे डाल दिया है, उसको करना जरूर। और इसमें एक सेक्शन होता है आर्ट एंड कल्चर का, उसमें एक है नितिन सिंघानिया नाम की एक आदमी है, आईएएस है ये, और इन्होंने अपनी एक किताब बनाई है हैंड रिटन नोट्स के नाम से। बहुत अच्छी किताब है, वेरी गुड। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये है नाउ 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 अब मेरी बात ध्यान सुनो। मैंने आपको पूरा प्लान बता दिया है कि मैथ्स, इंग्लिश, जीएटी, करंट अफेयर, ठीक है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब मैंने आपको बता दिया। सब 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 देखो यार, मैंने अब तुम्हें रिटन एग्जाम के बारे में सब कुछ बता दिया और करीबन 1 घंटे की वीडियो तो बन चुकी है। ये बात तो आपको भी समझ में आ गई थी। अब मेरे को अगर एसएसबी, सीपीएसएस इनके बारे में बताना हो ना, तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में समझना हो ना, तो मैंने ना पूरी की पूरी इस पे एक वीडियो बना दी है। इसका नाम है 5 डेज हिस्ट्री। प्लीज इसे देखना जरूर, आपको पूरे 5 दिन समझ में आ जाए। ठीक है, ये पार्ट 1 है इसका पार्ट 2 है ये वाला। इस पार्ट 2 की खास बात क्या है कि कई बार बच्चे जो सिलेक्ट हो जाते हैं, ऑलरेडी फौज में सिलेक्ट हो गए, आर्मी में, वो भी दोबारा रिजेक्ट हो जाते हैं। कई बार होता है ऐसा। ठीक, तो ये वीडियो भी देखना जरूर। आप लोगों के प्यार से इस वाली वीडियो पे 1.2 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और ये वाली वीडियो अभी जस्ट जन्म ले रही है। अगर आपको भी पसंद आई तो 1 मिलियन ये कोई छोटा नंबर है, मतलब इससे भी ऊपर चली जाएगी। ठीक है,
अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। देखो, आप में से अगर किसी भी इंसान को लगे कि यार मुझसे पढ़ना है, ठीक है ना, तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ। इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, सब पढ़ा सकता हूँ, सब। ठीक है, मेरे खुद के भी बैच है। मेरे बैच के 3 नाम है। पहले बैच का नाम है शेरशाह, जो कि सीडीएस वालों के लिए है, जिसमें आईएमए, आईएनए और एएफए तीनों की तैयारी होती है। दूसरा है कीर्ति, जिसमें खाली हम ओटी की तैयारी करते हैं। और लास्ट है हमारा एफकेट प्लस सीडीएस। ठीक है ना। अब भैया याद रखो, आपके लिए ऑप्शनल है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आप खुद से भी पढ़ना चाहो खुद से पढ़ सकते हो। बट मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि ऑनेस्टली आपको भी समझ में आ गया होगा कि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है ना। और इसमें ऐसा हो सकता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस हो कई बार डामाडोल हो। ठीक है ना। और कई बार दिमाग में ये बात थॉट आए, पता नहीं यार ये होगा भी तो कैसे होगा। तो इसलिए मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपको पूरा गाइड कर सकता हूं। कोई भी कोचिंग ऐसी नहीं है कि वो लाइव 1-to-1 बात करे बच्चे से। फॉर एग्जाम्पल, आप पीडब्ल्यू में पढ़े या आप सीडीएस जर्नी में पढ़े या आप कोई भी और कोचिंग में पढ़े, तो वो आपसे पर्सनली बात नहीं करेंगे। पर मेरे साथ आप लाइव वीडियो कॉल पे पर्सनली बात कर सकते हो। ठीक है ना। अगर मान लो आपका कोई डाउट आया, तो जैसे प्राइवेट ट्यूशन नहीं होते, इसमें एक टीचर और एक स्टूडेंट होता है, वैसे हम डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक। उसके बाद ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, लाइव नहीं होंगी, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी। कभी भी अपने टाइम पर आप देख सकते हो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराई जाएगी। 21,000 क्वेश्चन कराए जाएंगे। और याद रखो इस बात को कि सारे के सारे एनसीईआरटी के नोट्स बिल्कुल सिंपल भाषा में आपके सामने होंगे। आपको एनसीईआरटी दोबारा उठाने की जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी हमने ही वीडियो में कवर करा दी होगी। आप सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक है। तो अगर आपको लगे, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और ये सारे बैचेस आपको मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे? यहां पर मिलेंगे, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप पे। अगर आपको लगे नहीं सर मुझे सब कुछ नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, आप मुझे इंग्लिश पढ़ा दो, मुझे साइंस पढ़ा दो, मुझे हिस्ट्री पढ़ा दो, मुझे ज्योग्राफी पढ़ा दो, तो मैं आपको सिंपल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं। मुझे इस बात में भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आपका जो प्राइस रहेगा 799 रहेगा, मैं आपके लिए कम कर दूंगा। ठीक। नेक्स्ट थिंग, आपको लगे नहीं सर मुझे सब आपसे बात करनी है एक बार, तो इस नंबर पे कॉल करना और हम 1-to-1 गूगल मीट पे मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर iOS पे आपको ये ऐप चाहिए तो इस नंबर पे आप iOS लिखना और आपको ऐप मिल जाएगी हमारी। ठीक है। हम लिंक भेज देंगे आपको, अपना डाउनलोड कर लेना। आप देखो यार, मेरा बस इतना सही सपना है कि आप चाहे खुद पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, मैं ये फोटो खुद क्लिक करूंगा तुम्हारी। जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा ये सितारे लगा रहे होंगे, तुम वो मोमेंट एंजॉय कर रहे हो, तो कोई फोटो खींचे वाला चाहिए ना, वो मैं हूँ। ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ, वो जीना चाहता हूँ आपके साथ पल जब आप यूनिफॉर्म पहनोगे। ठीक है। सो रिमेंबर, माई एम्स टेक यू 1 स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। नाउ याद रखना कि मैं वीडियो हर ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे बनाता हूँ यूट्यूब पे। उसके आपको क्लासेस के और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होती है। ठीक है ना। इन क्लासेस की हम आपको पीडीएफ भी देते हैं टेलीग्राम पे, और क्लासेस के टेस्ट भी फ्री होते हैं। ठीक है ना। और इन सब का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, प्लीज जाके चेक करना। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। और अगर मैं इस वीडियो को समराइजेशन करना चाहूं तो ध्यान रखना, आपने इससे 4 चीजें सीखी है। पहला, रिटन एग्जाम का जो वेटेज होता है वो 60% होता है। ठीक है। रिटन एग्जाम में एक सर्टेन कट ऑफ होती है, उस कट ऑफ को पार करना ही करना होता है। बट अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना होता है, तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको अच्छे खासे नंबर चाहिए होते हैं। जैसे हमारे पास अगर आईएमए में अगर हमें जाना है तो हमें नंबर चाहिए 140। अगर हमें आईएनए में जाना है, इंडियन नेवल एकेडमी में, तो मिनिमम चाहिए 130, 130 से लेके 135 तक। ठीक है ना। अगर आप 140 ले आओ तो मजे ही आ जाए। और एएफए में हमें चाहिए 160। कितने चाहिए? 160। और अगर हम ओटी की बात करें तो हमें कितने चाहिए होते हैं? 120। क्लियर है। याद रखना कि रिटन का वेटेज ज्यादा है 60%, और एसएसबी का वेटेज क्या है बींजान? कम है 40%। क्लियर है। इन बातों को बहुत ध्यान रखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। मिठाई खिलाना मत भूलना। बस यही दुआ है कि आप दुआओं में याद रखो। ठीक है। और मेरी भी दुआ है कि आप यूनिफॉर्म जरूर पहने। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।